गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। आज की डेट है 18 जुलाई और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का लेसन संसाधन और विकास। तो आज ये संसाधन और विकास लेसन से रिलेटेड जो है वो हमारी आखिरी वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, यानी कि सॉइल के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे संसाधन, उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है मृदा संसाधन। तो आज हम मृदा के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि भारत में भू आकृति की भिन्नता है, ठीक है। और इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी कि जो मृदा का निर्माण है, सॉइल फॉर्मेशन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उनका कलर यानी कि रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण, ठीक है। तो उसके आधार पर जो भारत की मिट्टी है यानी कि मृदा है, उसे 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मृदा, पांचवी है मरुस्थलीय मृदा और छठी है वन मृदा। तो अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म, climate realms and vegetation type. These have contribution in the development of various type of soil on the basis of the factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India can be classified in different type. कौन कौन से different type है ये? 6 टाइप के soil हैं। मैप में भी मैं इसको साथ साथ दिखा देती हूँ आपको। ये है एलुवियल सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्टाइल सॉइल जो है इंडिया की, वो एलुवियल सॉइल है। फिर है ब्लैक सॉइल, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये देखिए, ये रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद आती है लेटेराइट सॉइल, देन एरिड सॉइल और उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल। तो अब एक एक करके ये जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्टाइल मिट्टी जलोढ़ मृदा को पढ़ते हैं। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। तो ये क्षेत्र है, आपको मैंने पहले भी दिखा दिया था। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। आयु के आधार पर यहाँ पर पुराना बांगर तथा नया खादर यानी कि जलोढ़, ये मैं आपको पहले वाली वर्कशीट में समझा चुकी हूँ कि पुरानी बांगर मिट्टी कौन सी होती है और नई जलोढ़ खादर मिट्टी कौन सी होती है। तो ये जो है आयु के आधार पर बांटा गया है। इसको बहुत उपजाऊ होती है और गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए ये मिट्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काली मिट्टी। इसका रंग काला है तथा अन्य जो इसका नाम है वो रेगर मृदा है, यानी कि इसको रेगर मृदा भी कहते हैं। इसको कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उत्पत्ति है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण जो है वो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें ज्वालामुखी से निर्मित है और उसकी उन चट्टानों के टूटने फूटने से जो है वो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये होती है। अब ये क्षेत्र जो है इसका महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मृदा पाई जाती है। तो मानचित्र में भी ये दिखाने के लिए आ सकता है, तो मैंने आपको मानचित्र में बता दिया है। फिर है लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग इसका लाल होता है और कहीं कहीं पे पीला भी होता है। ये मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, यानी कि इस मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। चूना के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिलाया जा सकता है। ये मिट्टी जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। तो ये क्षेत्र जो है वो लाल व पीली मिट्टी का है। फिर आती है नेक्स्ट लेटेराइट मृदा। ये मिट्टी जो है वो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है और बारिश हो जाती है तो फिर ये मिट्टी जो है वो छिछली सी हो जाती है। निक्षालन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के परिणाम स्वरूप ये मिट्टी इस तरह की हो जाती है। देखिए,
तो चाय और काजू की खेती जो है उसके लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि चाय व काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है वो फैली हुई है। अब हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही स्पष्ट है, ये रेतीली मृदा है। रंग इसका लाल व भूरा होता है तथा रेतीले लवणीय होती है ये मिट्टी। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु अधिक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जल वाष्पन की दर जो है वो उसकी बहुत अधिक है। ह्यूमस और नमी की मात्रा इस मिट्टी में बहुत ही कम होती है, लेकिन उचित सिंचाई के प्रबंधन के द्वारा इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। आखिरी मिट्टी पढ़ लेते हैं अब, वो है वन मृदा। यह मिट्टी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वनीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, अधिक सिल्क तथा ह्यूमस रहित ये मिट्टी है। ठीक है, तो मैप में भी आप इसको देख लीजिए, ये जो है वो क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट सॉइल का है। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, मोस्ट वाइडली स्प्रेड अराउंड 45%, यानी कि ये इंडिया के 45% एरिया में स्प्रेड है। डिपॉजिटेड मेनली बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से ये सॉइल है वो बनी है। कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime, ideal for paddy, sugarcane etc. Old alluvial बांगर and new alluvial खादर, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ बांगर खादर। फिर हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, काले रंग की होती है। ऑल्सो नोन एज रेगर, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, हैंस ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, कपास की काली मिट्टी कहते हैं इसको, ठीक है। रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये इसका क्षेत्र है। रेड एंड येलो सॉइल, ये कलर में रेडिश होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, सम टाइम येलोइश, यानी कि आयरन होता है इस मिट्टी में, इसीलिए इसका कलर जो है वो रेडिश होता है। कभी कभी ये येलोइश भी होती है कहीं कहीं पे। फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लेटेराइट सॉइल पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिस क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया की मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। लो ह्यूमस कंटेंट, सूटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, फाउंड इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। इसके बाद हम एरिड सॉइल को पढ़ लेते हैं। रेड एंड ब्राउन इन कलर, जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, लो ह्यूमस एंड मॉइस्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, यानी कि प्रॉपर इरिगेशन के बाद यहाँ कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद हम फॉरेस्ट सॉइल पढ़ लेते हैं। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, माउंटेन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉइल का जो टेक्सचर है वो बदल जाता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, लो ह्यूमस इन स्नो कवर एरिया, यानी कि स्नो कवर एरिया में यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो अब हम वर्कशीट को आगे पढ़ लेते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसके अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है। अब देखो, मिट्टी को बनने में बहुत टाइम लगता है, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, इसका अति प्रयोग कर रहे हैं और इसके कारण इसकी क्वालिटी जो है वो लगातार गुणवत्ता खराब होती जा रही है और मिट्टी जो है ये निम्नीकृत होती जा रही है। इसीलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, यानी कि मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको भूमि संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं। मैंने इससे पहले वाली वर्कशीट में आपको भूमि के निम्नीकरण के कारण बताया था, यानी किन कारणों से है जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि की क्वालिटी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भूमि के संरक्षण के उपाय, यानी कि अगर भूमि निम्नीकृत होती जा रही है तो हम कौन से उपाय करें जिससे कि हम भूमि की क्वालिटी को और सुधार सकते हैं। तो पहला तो है इसमें वनारोपण, यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष लगाने से क्या है, वृक्ष की जड़ें जो है वो क्या करती हैं,
मृदा को जकड़ कर रखती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो इससे भूमि का कटाव नहीं होता, मृदा अपरदन भी नहीं होता। तो वन रोपण तो सबसे ही महत्वपूर्ण कारण है। फिर है पशुचारण नियंत्रण, यानी कि अगर हम अति पशुचारण कराते हैं चरागाहों में, खेतों में, तो इससे क्या होता है कि पशु जो है वो खेतों की सारी फसल जो है या सारा चारा जो है वो खा जाते हैं। अब वो खा जाते हैं तो जड़ समेत ही उखाड़ लेते हैं वो, तो भूमि जो है वो खाली हो जाती है, मिट्टी समेत ही वो उखाड़ लेते हैं। तो अगर हम नियंत्रित पशुचारण करेंगे तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। फिर है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब होता है कि खेतों के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाएं इस तरह से। तो अगर जैसे क्या होता है कि खेत अगर खाली छोड़ दिए जाते हैं, परती छोड़ दिए जाते हैं, तो हवा के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है और मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो उड़ जाती है। तो अगर हम चारों ओर इस तरह से वृक्षों की कतार लगा देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी जो है वो उड़ेगी नहीं, वृक्ष जो है वो हवा को रोक के रखेंगे और मिट्टी को भी बांध के रखेंगे। तो इसीलिए रक्षक मेखला लगानी चाहिए भूमि संरक्षण के लिए। फिर है खनन नियंत्रण। बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी अगर होती है तो आसपास का क्षेत्र जो है, जितना भी क्षेत्र जो है जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है, वो भूमि सारी खराब हो जाती है। तो हमको खनन जो है वो नियंत्रित रूप से करना चाहिए। और आखिरी है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है, पहाड़ी ढालों के अनुरूप की जाती है। तो पहाड़ी ढालों के अनुरूप अगर हम समोच्च रेखीय जुताई करते हैं तो यह भी जो है वो बहुत ही कारगर होता है भूमि संरक्षण के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट जो है वो समझ में आई होगी। अब हम इसके जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समोच्च जुताई भूमि संरक्षण किस प्रकार मददगार हो सकती है, कारण बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समोच्च रेखीय जुताई जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बना के की जाती है काउंटर रेखा के साथ साथ। तो किस प्रकार ये मददगार हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी ढालों पर जो है ये मृदा अपरदन को रोकने का काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो लेटेराइट मृदा अभी हमने पढ़ा है, उसकी सारी क्वालिटीज़ आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए व उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आप कहाँ रहते हैं, उस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या आपको खुद से सर्च करना है क्वेश्चन, और जिस प्रकार की भी मिट्टी पाई जाती है उसकी क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। फिर काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी कि ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है कि ब्लैक सॉइल क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो हमारी ट्यूसडे को आएगी, तो अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय।